नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर मतदान हुआ, यानी 7 सीटों पर उपचुनाव के रण में उतरे 88 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया है। और अब ईवीएम 10 नवंबर को खुलेगी, यानी जो नतीजे हैं वो 10 नवंबर को आएंगे और उस दिन तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। चुनाव से पहले सभी अपनी अपनी जीत के दावा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर 10 नवंबर को साफ होगी। तो ये चुनाव जो है सरकार के लिए, चूंकि उपचुनाव जो है वो एक परीक्षा थी और परीक्षा विपक्ष के लिए भी है। विपक्ष के लिए इसलिए चूंकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी आपस में ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को हराने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि बीएसपी और बीजेपी एक है, सपा कह रही है, बीएसपी कह रही है कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कुछ भी करेंगे। यानी सियासत जो है वो इस बार पूरी तरीके से उठापटक होती हुई उसमें दिखाई दे रही है। एक तरफ बिहार में भी आज चूंकि मतदान हुआ दूसरे चरण का, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, मतदान हुआ है शांतिपूर्ण तरीके से, कोरोना काल में पूरी सावधानी के साथ। और बुलंदशहर सदर सीट की अगर बात करें तो यहां पे 49.77% मतदान हुआ। अमरोहा की नौगावा सीट पर 57.60% मतदान हुआ। इसके अलावा उन्नाव की बांगरमऊ सीट की अगर बात करें तो यहां पे करीब 49% मतदान हुआ है, 49.45%। देवरिया सीट पे 48.48% वोटिंग हुई। इसके अलावा चूंकि 7 सीटें हैं कुल, जौनपुर की मलहनी सीट की अगर बात करें तो यहां पे 55.60% मतदान हुआ है। तो अगर देखा जाए कानपुर की घाटमपुर सीट की बात की जाए, यहां पर 47.65% मतदान हुआ है। वहीं फिरोजाबाद की टुंडला सीट में 50% यहां पर मतदान हुआ है। 7 सीटें थी कुल मिलाकर और यहां पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई और शाम को लगभग 6 बजे तक वोटिंग चली है। और उसके बाद कोरोना पेशेंट्स जो हैं, जो कोरोना संक्रमित हो गए, उनके लिए भी वोटिंग की जो व्यवस्था है वो की गई थी। लगातार आपको आंकड़ा बता रहे हैं कितने % वोटिंग हुई है। और आपको बता दें कि सुबह अगर देखा जाए तो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। कुछ सीट्स ऐसी भी सामने आई जहां पर लोगों ने विकास के मुद्दे की बात की और कहा कि विकास हुआ ही नहीं है। और कई लोगों ने तो अपने घर के दरवाजों पर पोस्टर्स तक चस्पा कर दिए कि भाई रोड नहीं तो वोट नहीं, रास्ता नहीं तो वोट नहीं। हालांकि बाद में प्रशासन ने इनको समझाया कि भाई आप वोट दीजिए और इस मतदान के बाद आपकी समस्याओं को सुना जाएगा। तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर वोट दिया है, तमाम मुद्दों को लेकर वोट दिया है। लेकिन अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल आखिर कौन जीता है, आखिर कौन इन 7 सीटों को लेकर जाता है। बीजेपी की अगर बात की जाए, लगातार काफी मुखर बीजेपी रही है और चुनाव प्रचार में आपको देखने को मिला होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरों शोरों से चुनाव प्रचार किया गया। लेकिन यह बड़ा सवाल सामने आया था कि अगर बीजेपी इतना चुनाव प्रचार कर रही है, अगर अपनी उपलब्धियों के बारे में जनता से जिक्र कर रही है, तो बाकी पार्टियां आखिर चुनावी मैदान में उतरी तो है लेकिन प्रचार क्यों नहीं कर रही। ऐसे में क्या इसका असर भी % पर पड़ेगा, यानी कि वोटिंग % पर पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 7 सीटों में कहां पर कितना मतदान, कितने फीसदी मतदान हुआ है। 7 सीटें थी और 88 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। ईवीएम में इनका फैसला कैद हो गया है, लेकिन 10 नवंबर को आखिरकार ये साफ हो जाएगा कि कौन सेमीफाइनल को जीतेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार मुखर रही है उसके हाथ में 7 सीटें आएंगी, या फिर अगर बात की जाए कांग्रेस की जो लगातार फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर तो आ रही है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। और बात की जाए बीएसपी और एसपी, वो तो आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं। जिस तरह से दोनों की बौखलाहट सामने आई और एक तरह की बात करें जो एक प्रत्याशी के दूसरे पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद से दोनों पार्टियों की जो दूरियां हैं वो बढ़ गई और शायद इसका भी असर कहीं ना कहीं जनता पर पड़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में सेमीफाइनल किसके हाथ लगने वाला है, कौन जीतने वाला है, 2022 की विधानसभा में किसकी जीत का जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, ये देखने वाली बिल्कुल बात है। और ये आंकड़े जो इस वक्त मतदान के प्रतिशत में आ रहे हैं वो 5 बजे तक के हैं, अभी 6 बजे तक के आना आंकड़ा बाकी है, यानी कुछ एक प्रतिशत और ये मतदान बढ़ सकता है। बड़ी बात ये कि अब चूंकि कयास ही लगाए जा सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है, मतदान हो चुका है, ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद है। 10 नवंबर को पिटारा खुलेगा, तब तस्वीर साफ होगी कि क्या जनता ने सरकार के अब तक के कार्यकाल पे मोहर लगाई है या फिर भरोसा जो है वो डगमगाया है। क्या विपक्ष की तरफ जो झुकाव है उस तरफ हुआ है। बड़ी बात यह कि विपक्ष में भी कौन नेतृत्व ठीक से कर रहा है, यानी समाजवादी पार्टी क्या जनता की आवाज सुन पा रही है, क्या बीएसपी या कांग्रेस। तीनों दलों की भी अपने आप में एक बड़ी परीक्षा है। कौन इसमें जीतेगा ये नतीजे ये भी तय करेंगे। तो अब इंतजार है
नतीजों का जो 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या मुद्दे रहे जिन पे मतदान हुआ। चूंकि कोरोना काल के बीच में पहला चुनाव उपचुनाव ये उत्तर प्रदेश का 7 विधानसभा सीटों पे, बिहार में भी चुनाव हालांकि हो रहा है, बात यह है किस तरह की उसका भी हम जिक्र करेंगे। हालांकि यहाँ पे मतदाताओं में पूरी जागरूकता दिखाई दी, लेकिन अब जो इंतजार है वो 10 नवंबर का है, क्योंकि उस दिन तस्वीर साफ होगी, नतीजे आएंगे, जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई, किस सीट पर कितना मतदान हुआ, हम ये भी आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कहां कितनी टक्कर थी, कौन आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका जो तस्वीर है वो अब 10 को ही साफ होगी, क्योंकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो आज सुबह से जब मुद्दे सामने आ रहे थे कि लोग क्यों घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, वोट नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईवीएम जिस पर हमेशा ठीकरा फोड़ा जाता है, उसके मुद्दे भी सामने आए कि ईवीएम बहुत जगहों पर खराब हुई है या फिर ईवीएम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कुछ प्रत्याशियों ने दूसरे प्रत्याशियों पर आरोप भी मढ़े हैं कि ईवीएम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। हालांकि अब ये वोटिंग जिस तरह से हुई है उसके बाद रिजल्ट कैसे आएंगे ये तो देखने वाली बात है, लेकिन लगातार जिस तरह से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में तेज रही है, क्या उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव इस सेमीफाइनल पर पड़ता हुआ नजर आएगा। बीजेपी के लिए 2022 की राह आसान हो जाएगी, ये देखने वाली बात है। क्या जिस तरह सत्ता में रहते हुए काम किया है बीजेपी ने, जनता ने उस पर मुहर लगाई है, या फिर जो बातें सामने आ रही हैं दूसरी पार्टियों की तरफ से जो बीजेपी का विरोध कर रही है, उनकी नीतियों का विरोध कर रही है, कि फायदा उनको कुछ परसेंट मिला है, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, कई सवाल हैं, उनका जवाब भी लेंगे। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज यादव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, संजीव मिश्रा है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, विपिन शर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, और राकेश कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि अब कयासों की बारी है। मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है, ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद है, तस्वीर 10 को साफ होगी। क्या संभावना, क्या उम्मीद है आपको अपने लिए इस चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो विपक्ष की हाथ बचा है। विपक्ष काम तो हमारे बूथ के कार्यकर्ता ही कर रहे थे, और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से दौरे किए हैं और बूथ के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से मेहनत की है, ऐसे में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में जिस तरीके से मतदाता निकल के आया है, और विपक्ष के पास न मुद्दे थे, न जनता थी, न कोई कनेक्टिविटी थी, तो उस वजह से मुझे लगता है कि विपक्ष को भी मेहनत करनी चाहिए थी और मतदाताओं को निकालना चाहिए था। मैं ये मानता हूं कि हमारे जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो मेहनत की है उस आधार पर ये मत का प्रतिशत आया है। मनोज जी आपके पास मैं आऊंगा, क्या उम्मीद है, चूंकि हमने कई बार जिक्र किया, कई डिबेट की, और आप लोग कह रहे थे कि हमें सकारात्मक नजरिया दिखाई दे रहा है, लेकिन आज चूंकि तस्वीर अभी साफ होना बाकी है, कयास जरूर लगाए जा सकते हैं। आपको अपने लिए क्या उम्मीद है इस उपचुनाव में? निश्चित तौर पर राजेश जी, जिस तरीके से आज का मतदान हुआ है, उस मतदान के आधार पर इस बात को कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति बिल्कुल मजबूत है। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता की तरह सत्ता में बैठ के सबसे पहले विपक्ष को कोसने जैसी कोई बीमारी से ग्रसित प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता में जो विश्वास था पार्टी के प्रति, उस आधार पर उन्होंने हमें वोट दिया है। और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ इस बात को, चूंकि चुनाव हो चुका है, मैंने इससे पूर्व भी आपके साथ डिबेट में इस बात को कही कि सबसे ज्यादा सीटें साथ में समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने। देखिए मनोज जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है यहाँ पर कि आप ही के प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी की तरफ से आज आरोप लगाए गए कि जो प्रशासन है वो बीजेपी के साथ काम कर रहा है, केंद्रीय नेतृत्व के साथ काम कर रहा है, और आज जो है कहीं ना कहीं बड़े आरोप ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने लगाए हैं प्रशासन पर वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान, और आप यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सभी सीटें जीत रहे हैं, या फिर एक तरह से हम जो है पूरी तरह से चुनाव में कामयाब हो रहे हैं। तो आखिर ये दोहरा रवैया क्यों है? एक तरफ तो आप कह रहे हैं हम आरोप नहीं लगाते, और अभी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। देखिए, सत्ता पे सवाल उठाना ये विपक्ष की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जी, और चुनाव निष्पक्ष हो। अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी तरीके की कोई गड़बड़ियां सामने आ रही है तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन आप ये बताइए कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं और वो विपक्ष पे आरोप लगाएं और अपने सत्ता में बैठे अपने कामों की जानकारी जनता को ना दे, अपने विकास के नाम पे चुनाव में लड़े, अपने द्वारा किए गए आने वाले विजन जो हो वो ना बता रहे हो, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट होती है कि जिसके पास कोई काम नहीं, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता नाम और दाम नहीं।
तो अगर इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं तो इस पे उंगलियां उठेंगी। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अभी भी चुनाव बाकी है। और बाकी इसलिए है क्योंकि अब जहां हमारी वोटिंग मशीनें रखी गई हैं वहां की सुरक्षा करना जिम्मेदारी है, लास्ट में काउंटिंग में जिम्मेदारी है। क्योंकि ये तो वो लोग हैं जो आखिर तक बेईमानी करने में उतारू रहते हैं। ठीक है मनोज जी, आपके बाद मैं संजीव जी का रुख करूंगी क्योंकि बहुत बड़े आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि भाई चुनाव के दौरान या उससे पहले लगातार विपक्ष पर आरोप लगाती है बीजेपी। लेकिन इससे पहले मैं राकेश जी का रुख करना चाहूंगी। राकेश जी देखिए, तस्वीर लगभग पहले साफ इसलिए थी क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी प्रचार प्रसार में काफी आगे है, लेकिन बाकी पार्टियां शायद उस लेवल तक जनता से जनसंपर्क नहीं कर पा रही हैं जो उन्हें करना चाहिए, तो जो उनका काम वाकई में जो उनकी भूमिका है। अब ऐसे में क्या लगता है किस तरह के रिजल्ट आ सकते हैं? एक सेकंड मनोज जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी, आपको वक्त दिया जाएगा। एक सेकंड मैं एक लाइन बोल दूं। समाजवादी पार्टी के, राकेश जी माफी चाहूंगा, बस एक लाइन बोलूंगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जन जन एक वोटर से मिलने का काम किया और बीजेपी ने अपने सत्ता का दुरुपयोग करके, सोशल डिस्टेंसिंग का दुरुपयोग करके रैलियां करने का काम किया। इतना मूलभूत अंतर है और कोई अंतर नहीं। ठीक है मनोज जी, आपकी बात सही है। उसके बाद राकेश जी आप बताइए, आप रखिए अपनी बात। जी देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि उपचुनाव के जो रिजल्ट होते हैं उनका, जब किसी प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होते हैं या उपचुनाव लोकसभा के हों, और जब लोकसभा के चुनाव हुआ करते हैं तो उपचुनावों के परिणाम कहीं ना कहीं मेन चुनाव पे इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन ये भी कहना सही होगा कि अगर कहीं ना कहीं इन 7 सीटों पे से अगर सपा को पहले से ज्यादा सीटें मिलती हैं, क्योंकि इनके पास होने के लिए इतना कुछ नहीं है, और बीजेपी के पास अगर कुछ सीटें कम भी आएंगी तो वो सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं अगर इसमें उपचुनाव में अगर कुछ सीटें ज्यादा निकलती हैं तो ये सीटें कहीं ना कहीं सपा के लिए या और किसी राजनीतिक पार्टी के लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेंगी कि उनको एक ऊर्जा मिलेगी ताकि वो आने वाले 22 के चुनाव में इन उपचुनावों का उदाहरण देकर लोगों को बता सकें। अब बात आई कि इन सीटों पर कैसा रिजल्ट रहेगा, तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी होती है, जब किसी प्रदेश के अंदर उपचुनाव होते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री या वहां के बड़े नेतागण इतना अधिक अपनी विधानसभाओं में ध्यान नहीं देते, क्योंकि आप देखिए कि 2 प्रदेशों में उपचुनाव हैं, एक मध्य प्रदेश में और एक उत्तर प्रदेश में। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति यह है कि प्रचंड बहुमत है, तो यहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल स्वस्थ होकर बैठी हुई है कि परिणाम कुछ भी आए हम सत्ता में रहेंगे। और इसी के विपरीत अगर आप मध्य प्रदेश देखें तो वहां पर जो सत्तारूढ़ी पार्टी है वो बहुत ही जद्दोजहद से लगी हुई है कि कहीं अगर कुछ अप डाउन हो गया तो हम सत्ता से बाहर ना हो जाए। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति में ये है कि बीजेपी के पास कुछ पाने के लिए नहीं है कि अगर ये सीटें ज्यादा 7 की 7 भी आ गई तो हमारे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन सपा के लिए ये है कि अगर ज्यादा सीटें मिली तो आने वाला 22 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। अब मुद्दा ये है कि कौन कितनी सीटें जीतेगा। तो मेरा मानना ये है कि हम जो ये एग्जिट पोल हैं या जो अभी आकलन है ये अभी ना करें, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव किसी और सीटों में नहीं होने, तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन और बाकी जो दल हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में बैठी हुई होती है कहीं ना कहीं लोगों को उसकी कमियां सभी पॉलिटिकल पार्टी दिखाती हैं। तो इन सीटों के अंदर अगर हम पिछला आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी को चलिए मैं दोबारा आता हूं, अभी कई सवाल हैं, आपसे समीक्षा करेंगे उस बारे में। विपिन, आप क्या तस्वीर देखते हैं? चूंकि मतदान हो चुका है, लेकिन आपको क्या लगता है क्या मुद्दे रहे जिस पर मतदान हुआ? चूंकि हमने देखा मुख्यमंत्री भी चुनाव मैदान में थे, उप मुख्यमंत्री भी और दिग्गज भी, विपक्ष हालांकि उतना सक्रिय दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब क्या कयास लगाए जाए? देखिए, मैं उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि 2017 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में और 2019 का लोकसभा का चुनाव, एक नया ट्रेंड उभर के आया था कि जब लोगों ने जाति, समुदाय और इन सब मुद्दों, इन सब बातों को छोड़कर विकास को तवज्जो देते हुए अपना वोट डाला था और एक प्रचंड बहुमत दिया जिस सरकार को भी दिया। तो ये समझना पड़ेगा कि ये उत्तर प्रदेश एक की जो जनता है, जो वहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वो लोग अब विकास चाहते हैं, विकास, विकास और विकास।
तो ये आप भले ही उनको आप बताना चाहें हाथरस के बारे में। हाथरस में हमने देखा कि उस पीड़िता के या उनके परिवारजनों के साथ कैसे राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकी, लेकिन यहां पर अब ये समझना पड़ेगा कि आप एक आम आदमी को बरगला नहीं सकते, भ्रमित नहीं कर सकते। वो भली भांति समझता है कि विकास के जो अधूरे काम रहते हैं और एक सपना जो साझा करा है नेताओं ने, और मैं यहां पर खासतौर पर बोलना चाहूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहल लेते हुए जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी एक योजना कहें या उसको एक सपना साझा करा देशवासियों के साथ, उन्होंने बोला आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बनेगी और होगी, तो वहां पर तुरंत पहल लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा। तो यहां पर अब यह समझना पड़ेगा कि जब लोगों ने भी देखिए, जनता जब अपना जनादेश देती है तो उसको सर माथे लेना पड़ता है, और वही करना चाहिए कि सर्वोपरि आप बोलते हैं देश सर्वोपरि, आपकी देश की देशवासी सर्वोपरि। तो यह समझना पड़ेगा कि सही मामले में विकास ही एक मुद्दा होना चाहिए और उत्तर प्रदेश उस राह पे चल पड़ा है। और यहां पर ये आप कहना कि ये छोटी छोटी बातों पे आप उनको क्या, भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बोला कि अब लव जिहाद करके एक सही सख्त कानून आएंगे, यहां पर अब ये समझना पड़ेगा कि कैसे उद्योग और लगाए जाएं और कैसे रोजगार मिले, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग जी रहे हैं, रोकथाम कोई अभी आया नहीं है, अर्थव्यवस्था बिखरी हुई है, जीडीपी के आंकड़े धरातल पे आए हुए हैं। वो अलग बात है कि ये जीडीपी के आंकड़े सारे विश्व में एक जैसा हाल है, 19-20 फर्क होगा, क्योंकि अमेरिका और चीन की जो ट्रेड वॉर चलती रही उसके कारण बाकी देशों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यह समझना पड़ेगा अब ये समय है एकजुट होने का, और ये लोग भी समझते हैं, लोग समझते हैं कि हाथरस में अगर राजनीति हुई तो क्या कारण था, कौन से राजनीतिक दल अपना वजूद कायम करने के लिए या वर्चस्व की जो बात थी तो उसके लिए वो उतरे, और उन्होंने मौका ढूंढते हुए वो उसमें राजी करने लगे, अपने चमकाने लगे राजनीति। तो यहां पर अब ये जनता को आप कम ना समझिए, जनता जनार्दन है, वो सब समझती है। हाँ, और तस्वीर 10 को साफ हो गया। अभिषेक, मैं आपके पास पहले नहीं आ पाया, लेकिन मैं चाहता था आपकी भी प्रतिक्रिया दोनों दलों के साथ लेना। क्या उम्मीद है इस उपचुनाव से? पहली चीज तो राजेश जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि विपिन जी ने जो बात बोली तो मुझे लगा कि संजीव जी की जगह पे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता और आ गए हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ उनकी बातों को सुनने के बाद। धरातल की बातों को छोड़ करके वो भारतीय जनता विकास की बात करें तो आपको नहीं समझ आई क्या? अरे भाई साहब एक बात सुनिए, अभिषेक जी मैं सम्मान करता हूँ। देखिए विपिन जी मुझे मेरी बात कहने दीजिए, मैंने आपके बात में नहीं टोका, ठीक है। अब राजेश जी जैसा आपका प्रश्न है, देखिए हम आपको बता रहे कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और 2 जगह पे इतिहास रचने जा रही है, घाटमपुर और बांगरमऊ। ये 2 ऐसी जगह पे जहां पे इतिहास रचा जाएगा। अच्छा। और बांगरमऊ में आती वाजपेयी जी के लिए इतने वोट पड़े हैं कि इतिहास रचा जाएगा। हाँ, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। ठीक है संजीव जी। मुझे प्रमाण देने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपने अब सबसे पहले बताया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तो मतलब आप समझ लीजिए कि मुद्दों के तौर पे तो इतनी सारी बातें हैं कि गिनाना चालू करें तो शायद समय ही कम पड़ जाए। तो जनता का आक्रोश छोटी सी बात से ही दिख रहा है, तो आगे क्या बात कहें जब प्रशासन समझा रहा है कि आप पहले वोट दीजिए उसके बाद आपकी परेशानी समाधान होगा। संजीव जी आप मुस्कुरा रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं इस बार का चुनाव जो है उसमें इतिहास रचा जाएगा, यानी कि सेंधमारी पूरी तरीके से आपके खेमे में होने की तैयारी है। आपको क्या लगता है ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसमें विपक्ष का साथ जनता दे सकती है? देखिए पहले तो जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं, बड़े अनुभवी साथी हैं, अब इनको लग रहा है तो वाकई में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी कि भूचाल टाइप का आ जाएगा। 2017 का विधानसभा इलेक्शन था उत्तर प्रदेश का, और कांग्रेस कर रही थी 27 साल कांग्रेस के हाथ, अब तो 3 साल और हो गए, अब तो 30 साल कांग्रेस के हाथ हो गया। तो 17 में उन्होंने फिर बाद में समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया, फिर क्या हुआ सब लोग जानते हैं। अभी भी ये बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। 2019 में मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा का गठबंधन क्या हुआ, कोई भी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का हो या बसपा के वो ये नहीं मानने के तैयार होते थे कि 70 से नीचे सीटें आएंगी। अब हाथी में 70 के बजाय क्या स्थिति रही है ये सबने देखा है। वही हालत अभी तो उपचुनाव है, 7 सीट पे उपचुनाव हो रहा है और इसमें को चमत्कार दिखाई दे रहा है, तो कोई चमत्कारी वाला काम भी तो करेंगे। जनता से जुड़े भी तो कम से कम जनता के मुद्दे उठाए, है ही नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं। और मैं तो अपने कम्युनिस्ट के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा
इन्होंने ऐसी वैश्विक महामारी के समय में जिस तरीके से मंदिर खुलवाया है, यही काम अगर विपक्ष ने भी किया होता तो मुझे लगता है कि कुछ मिल गए होते। कुछ लग रहा है। ठीक है संजीव जी, आपने महामारी का जिक्र किया है अभी और अपनी बात आप रख रहे थे। इससे पहले मनोज जी ने आप पर आरोप लगाया था और उस आरोप का जवाब देना बहुत जरूरी भी है। ये कहा गया कि आपने दुरुपयोग किया है अपनी पावर का, मिसयूज किया है और जनसभाएं की है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करते हुए, और अब महामारी का जिक्र हुआ है, इसलिए सवाल। जो कोई तथ्य अगर इनके पास हो, दरअसल में समस्या यही है समाजवादी पार्टी के साथ, वो बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। उनके पास कोई तथ्य हो, कोई सबूत हो जाए, मुकदमा करें जाकर के। लोकतंत्र में आपको केवल चैनल पे बैठना नहीं, बल्कि अगर आपके पास तथ्य है तो मुकदमा करना चाहिए लगता है, और न्याय। ठीक है, पहले अभिषेक जी के पास आना चाहूंगी, फिर मनोज जी आपके पास आती हूँ। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज मेघना जी ये है कि संजीव जी जो बात बोल रहे थे, अब उन्होंने बोला, बहुत ही अच्छा बोला, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर जनता के बीच में काम हुआ होता तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से लेकर के विधायकों की टोली आज वहां पे बैठी ना हुई होती और अपने काम गिना नहीं रही होती। अगर विकास के नाम पे काम किया होता, विकास किया होता, तो जनता को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जनता अपनी आंखों से देख रही होती। ठीक है, तो इन चीजों को देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि महंगाई कहाँ बढ़ गई है। जब पेट्रोल सस्ता था तब भी हमने पेट्रोल महंगा खरीदा, और जब सस्ता था, जब महंगा था तो महंगा तो खरीद ही रहे थे। तो छोटी छोटी चीजों को इधर उधर करके ये बिल्कुल ये तो पैरामीटर सेट करके बैठते हैं कि कैसे आंकड़े देने हैं अपने पक्ष में और कैसे विपक्ष को बताना है हमें। तो इसमें तो ये बहुत माहिर है, इसमें तो शायद इन्होंने पीएचडी कर रखी है। लेकिन अभिषेक जी, राहुल गांधी जगह जगह प्रचार कर रहे हैं और एक तरह सत्ता की नाकामियां गिना रहे हैं, तो जो सत्ता पक्ष है वो भी तो अपनी उपलब्धियां गिनवाएगा, उसमें गलत क्या है? प्रचार तो सबका हक है यहाँ पर, जो भी पार्टी उतर रही है चुनावी मैदान में। मेघना जी, उपलब्धियां है कहाँ, मुझे समझ में नहीं आता है। अभी आपने खुद बोला, अगर उपलब्धि होती तो वोटर्स ये डालते, कहीं पे लिखते है, बैनर लगाते है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। उपलब्धि होती तो जनता को पूछने की जरूरत पड़ती। मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं 3 बार आदेश दिए कि गड्ढा भरने की, रोडों पे गड्ढा भरने की समय सीमा तय की। क्या रोडों पे गड्ढे भर गए? मुख्यमंत्री जी ने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी। क्या सुरक्षा हो सकी? लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके? एक बालिका, एक हमारी बहन बिटिया जिसका आधी रात में दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसका जवाब कौन दे पाया? उसमें अपनी रोटियां सेकते रहे। मुख्यमंत्री जी, ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने इतिहास रचा, ऐसा इतिहास रचा कि पीड़िता परिवार से ना मिल करके उनको अपने पास मिलने के लिए, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं। अभिषेक जी, क्योंकि आपने मेरा नाम लिया, आपने बड़ा सम्मान दिया मुझे, मैं एक बात बोलना चाहूंगा बड़े विनम्र पूर्वक। देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए, हम लोग जब विश्लेषक की तरह बैठते हैं, हम लोग निष्पक्ष होकर बैठते हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, पक्षपात नहीं करते। आप देखिए, बार बार मैं हर एक मंच पे एक बात दोहराता हूं कि कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आप दिल्ली में भी देखें, बड़ा सरल भाषा में बोल रहा हूं मैं, दिल्ली में भी आप देखें कि 15 साल का शीला दीक्षित का जो सरकार थी, तो जो विकास के कार्य थे सारा श्रेय उनको जाता है, कांग्रेस की सरकार को जाता है वो। लेकिन क्या आपको कोई अगर आईना दिखाए या सच बताए कि आपको बोले आत्मंथन करने की आवश्यकता है, तो इसमें क्या गलती हो गई? क्या हम दूसरे, पहले सुन लीजिए भाई साहब, अब आप बीच में बोल रहे हैं, भाई साहब अब आप बीच में बोल रहे हैं, मैं विनम्र आपसे क्या, देखिए, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई अगर आपको बताए कि इतना बड़ा आपका स्वर्णिम इतिहास रहा है, आपका योगदान रहा है पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में, तो मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर 2 बारी विधानसभा में आपके दिल्ली में, जहां पर हर जगह आप नजर, मैं खुद विधानसभा जाता था बतौर पत्रकार, तो वहां जहां नजर जो दौड़ाते थे वहां कांग्रेस के विधायक होते थे विधानसभा के अंदर। आज वो है कि खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, यह बात निश्चित बात है कि समय बदलते देर नहीं लगती, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ यह था कि मैंने बोला कि विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, और उसमें तो मैंने सबको शामिल करा। मैंने बोला जहां राजनीतिक दल अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं उसमें सब शामिल है, मैंने किसी को इससे परे नहीं रखा। यहां पर सिर्फ ये बोला कि विकास चाहती है। अभिषेक, बहुत छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद मुझे राकेश जी के पास भी जाना है, मनोज जी भी टिप्पणी करना चाह रहे थे, बहुत शॉर्ट में। श्रीमान, मैं आपकी बातों का सम्मान करता हूं, लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि ये वो कांग्रेस है
कि जो माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में बदल चुकी है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश बदल चुका है कांग्रेस। मैं तो बोल रहा हूँ समय बदलते देर नहीं लगता से लेकर के बड़े पदाधिकारी, बिल्कुल निश्चित बात है, इंतजार रहेगा। बदल चुकी है, इस बदलाव का कितना असर हुआ है 10 को पता चलेगा। मनोज जी, आप टिप्पणी करना चाह रहे थे, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद राकेश कई सवाल है, मैं आपसे समीक्षा करूंगा उसकी। राजेश जी, जो चुनाव हुआ है और जिस तरह चुनाव हुआ है, हाँ, वो समाजवादी पार्टी में बड़ी मजबूती से लड़ा है। और मजबूती का मेरा अभिप्राय सिर्फ ऐसे दो लोग बात करना नहीं है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने का हक है और वो अपनी जीत की दावेदारी कर सकते हैं। परिणाम 10 को ही आएंगे। लेकिन मेरा अपना खुद का आंकलन है, जो मैं व्यक्तिगत तौर पर एक राजनीतिक पार्टी का नेता होने की हैसियत से कह सकता हूँ कि तमाम सारे राजनीतिक दलों का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। भाजपा से हमारी लड़ाई है, इसमें दो राय नहीं है। मेरी बात हो सकता है थोड़ा कड़वी लगे किसी को, वो अलग बात है, लेकिन हमारी लड़ाई जिस तरीके से हुई है उसमें इन तमाम विपक्षी दलों का एक योगदान महत्वपूर्ण ये रहा कि इन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा है। तो वो त्रिकोणीय फाइट के कारण समाजवादी पार्टी को उसका लाभ, चलिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो त्रिकोणीय फाइट है, हाँ, उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन अभी सिर्फ कयास है, तस्वीर, हाँ, तस्वीर 10 को साफ होगी। बिल्कुल, जमीनी हकीकत क्या है वो 10 को साफ होगा। एक बड़ा, ठीक है, जनता के बीच में बड़ा जो आक्रोश था। मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं मनोज जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फिर आएंगे। राकेश, मैं आपका रुक करूंगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। घर में आएंगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। ये है प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। तो उपचुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज 7 सीटों पे मतदान हुआ, ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो चुकी है। तस्वीर 10 नवंबर को साफ होगी जब नतीजे आएंगे, जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। अभी हर दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल भी है। सबसे पहले रुख मैं करूंगा राकेश जी का। राकेश जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये लड़ाई सत्ता पक्ष और विपक्ष से ज्यादा अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि सरकार के साथ साथ विपक्ष के लिए भी एक परीक्षा है कि विपक्ष का वो कौन नेता है जो जनता के साथ है। मायावती, कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी, उनके लिए भी एक परीक्षा है अपने आप को साबित करने की। जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब विधानसभा चुनाव हुए तो जनता ने अपना जनादेश बीजेपी को दिया। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन जब 2022 में पुनः विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, 2 साल का समय रह गया है, तो इस तरीके के जो उपचुनाव हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी रखता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिशा और दशा दोनों की दोनों एक दिखाने का काम करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर या उस प्रदेश के अंदर लोगों का रुझान या पार्टी के प्रति लोगों में कोई रोष है या जो विपक्ष की जो दल है उनकी क्या ताकत है। और कहीं ना कहीं अगर इस उपचुनाव के अंदर या किसी भी प्रदेश के उपचुनाव के अंदर अगर विपक्षी दलों को कुछ ज्यादा सीटें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत बड़ा एक लाभ, एक संजीवनी बूटी और एक साहस बढ़ाने का भी काम करता है। तो इस समय अगर किसी का दाव, किसी की साख और किसी का अगर अस्तित्व दाव पे लगा हुआ है तो वो विपक्षी दलों का लगा हुआ है, चाहे उसमें से सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो। और इन तीनों ही दलों में जो सपा है वो अगर हम कंपैरेटिव देखें तो बीएसपी से और कांग्रेस से बहुत अच्छी स्थिति में सपा है, लेकिन इन तीनों ही दलों में भी आपस में खींचातान है कि किस तरीके से किस पार्टी को या किसके समर्थित कैंडिडेट को जीते। तो इनमें आपस में भी एक असमंजस की स्थिति है। तो क्या इसका फायदा सत्ता पक्ष को हो सकता है राकेश? जिस तरीके से सपा बसपा की हमने लड़ाई को देखा खुल के सामने, इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है? जी बिल्कुल,
देखिए इसका फायदा सीधे तौर पर अगर जाएगा तो सत्ता पक्ष को जाएगा, बीजेपी को जाएगा, क्योंकि जो वोट है वो कहीं ना कहीं तीनों पार्टियों में डिवाइड होंगे और जहां सपा और बीएसपी की आपस में टक्कर रही तो वहां कहीं ना कहीं वोटों का डिवाइडेशन इस प्रकार से हो सकता है कि सीधे तौर पे फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। लेकिन ये भी इसी के साथ मानना पड़ेगा कि अगर सत्ता में रहते हुए भी अगर बीजेपी को सीटों का नुकसान हुआ तो उनके लिए भी चिंता का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये सपा, बीएसपी और ये कांग्रेस के लिए है। और बीएसपी के लिए और भी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जिस तरीके से सपा के समर्थन के बाद कुछ थोड़ी बहुत इनको संजीवनी मिली भी थी बीएसपी को, तो कहीं ना कहीं अब वो दोबारा से वो समर्थन हट गया। अब किस तरीके से लोग बीएसपी को क्या तवज्जो दे रहे हैं पार्टी के अंदर, देखिए किस तरीके से अभी जो कई विधायक हैं जो राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी का दामन छोड़ के वो बागी हो गए। तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं, ये सब फैक्टर भी कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में बीएसपी को नुकसान पहुंचाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी सुप्रीमो अपने ही पार्टी के विधायकों को भी अपने कंट्रोल में नहीं रख सकी। मनोज जी, इस बात से आप भी सहमत हैं? क्योंकि इस बार सत्ता पक्ष से ज्यादा बीएसपी और सपा जो है आपस में उलझती नजर आई। मायावती कह रही थी कि समाजवादी को हराने के लिए हम कुछ भी करेंगे, आपकी तरफ से भी पलटवार किए गए। तो लोकसभा चुनाव में जो साथ थे वो अब इस कदर हावी हुए कि इसका जो लड़ाई का फायदा है वो सत्ता पक्ष को जा सकता है। ये विश्लेषण निश्चित तौर पे हमारे राजनीतिक विश्लेषक अपना विश्लेषण कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मैं मोटा मोटी ये बात पूरी तरीके से समझा देता हूं कि बीएसपी एक पार्टी है, समाजवादी दूसरी पार्टी है और कांग्रेस तीसरी पार्टी है और भाजपा चौथी पार्टी है। सब अपनी अपनी पार्टियां हैं, सबके अपने अपने वोट और सबके अपने विचारधारा और सबके अपने कार्यकर्ता नेता हैं। निश्चित तौर पे गठबंधन सबका कभी न कभी होता रहता है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, मैं ऐतिहासिक बातें करने में विश्वास रखता हूं, कोई हल्की बात करने में विश्वास नहीं रखता। 17 से अब तक हमने बीजेपी से कम 4 विधानसभा की सीटें हमने छीन ली है। तो हम अपनी जो लड़ाई है उसके बिहाफ पे इस बात को कह रहे हैं, कोई हवाई बात करने में विश्वास नहीं रखते हैं। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए और बेहतर संदेश लेके आएगा। बसपा के अगर विधायक आते हैं समाजवादी पार्टी में तो हम स्वागत करते हैं, और अगर आ जाते हैं लोग हम पे सवाल उठाते हैं कि हम किसी की पार्टी तोड़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा आरोप तो बीजेपी पे लगना चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो पार्टी तोड़ के ही बीजेपी पता नहीं कितने राज्यों में सरकार चला रही है। तो इस तरह की अनर्गल बात करने से मुझे नहीं लगता है कि कोई बात निकल के आएगी। एक बात निश्चित है कि यह सरकार का टेस्ट है और सरकार को यह बताना पड़ेगा हारने के बाद कि योगी आदित्यनाथ की इतनी सभाएं करने के बाद भी कैसे चुनाव हारे, ये जरूरी है। और योगी आदित्यनाथ नैतिकता के आधार पर कहा जाता है कि सेमीफाइनल है और खासकर विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल इससे कहा जा रहा है, लेकिन एक ट्रेंड सा चल गया है कि उपचुनाव में कोई और पार्टी जीतती है, उसके बाद कहा जाता है कि नहीं अब तो इसी पार्टी का आगे जो है बोलबाला होने वाला है। लेकिन तस्वीर बाद में बड़े चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कुछ और नहीं। हम लगातार चुनाव जीतते नजर आए हैं, जितने भी उपचुनाव हुए जनता ने हमको मैंडेट दिया। ठीक है मनोज जी, विश्लेषण होना चाहिए। मनोज जी, अपने विचार रखने से पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। मनोज जी, आपने बोला, मैं बिल्कुल सम्मान करता हूं आपकी बात का, तो इसका मायने ये हम समझे क्या? बड़ा सरल सा सवाल है आपसे कि अगर 10 नवंबर को एक तो ये समझ के चलते हैं कि चलिए आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि एक नई सुबह का आगाज होने वाला है, समाजवादी पार्टी सीटें जीत जाएगी, ठीक है, बिल्कुल बात है, और भी छीन लेगी सीटें भाजपा से। लेकिन अगर ये मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए कि भाजपा जीत जाती है, तो क्या ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? तब क्या बोला जाएगा? ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाएगा क्या? मैं जानना चाहूंगा। या उस समय आप लोग बोलेंगे कि उसका श्रेय देंगे भाजपा को, या ये लोगों को, जनता के जनार्दन, जनता के जनादेश को सर माथे लेंगे? देखिए, आपने फिर वही बात कही। अरे मैंने आपको अलग अलग विकल्प बताए। सरकार को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, हम ये कह रहे हैं, और इस बात को समझ लीजिए, ईमानदारी से कह रहे हैं कि क्या मतलब जीत हो गई तो ईवीएम सब सही था कि चुनाव हारने के बावजूद, इतना अगर सरकार के काम के बावजूद भी अगर वो लगातार उपचुनाव हार रही, तो जनता का कहीं ना कहीं विश्वास जनता के बीच में उसका कम हो रहा है। तो ये सवाल उठाना बिल्कुल जायज बनता है, नहीं बनता है?
और लेकिन मनोज जी अच्छा, देखिए मैं- मेरा सवाल भी विपिन जी से यही था मैं ये वही जो जीत है ये अगर उपचुनाव तक मुख्यमंत्री के सीमित क्यों रह प्रचार जाती करने के है? बाद चलिए मान लिया कि 10 नवंबर को आपकी पार्टी के लिए भी नया आगाज होगा, जनता के लिए भी नया आगाज होगा, लेकिन ये जीत उपचुनाव तक सीमित क्यों रहती है? ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों आ जाता है? निश्चित तौर पे ये सरकार मैं की एक बात बोलना नाकामी चाहूंगा, होगी। आपने जो सवाल मुझसे पूछा था मेघना जी, मैं उस पे उसका उत्तर देना चाहूंगा कि जो एक ट्रेंड उभर के आया है कि बिल्कुल मैं उससे इत्तेफाक रखूंगा कि उपचुनावों के परिणाम के आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि जब असली चुनाव होंगे, विधानसभा के होंगे, बड़े वाले चुनाव, तो उसका सीधा इस पे असर पड़ेगा या उसी आधार पे आप अपना निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, तो ऐसा नहीं अभी है। बिहार अगर वाला खास तौर पे चुनाव सुन पता लीजिए, चल जाएगा, कहाँ मैं अपने आप विचार रख रहा हूं, बातें उत्तर करें, प्रदेश आपकी की बात अगर करिए। राजनीति की बात करें सरकार तो ने यहां पर काम किया है, वो गणित अब तक लागू कुछ नहीं नहीं होता। है। दूसरी बात, अभी क्योंकि एक बात समझनी पड़ेगी, एक कड़वा सच है कि और कोई विकल्प लोगों को समझ नहीं आता कि या तो कोई बहुत टक्कर वाला नेता सामने दिख रहा हो कि जो सामने, तो वो समझ आता है फिर भी, जैसे टक्कर वाला नेता? बार बार एक ही सवाल उठता है कि कुछ प्रधानमंत्री लोगों को मोदी के चिलम सामने पीने से ही मौका नहीं कौन मिल खड़ा रहा है। होगा, उम्मीदवार कौन है, उत्तर प्रधानमंत्री का प्रदेश में चेहरा। चिलम का अरे आप सुन तो शुरुआत लीजिए हो भाई चुका साहब, है। आप चिल्लाने से कहाँ क्या होगा, टक्कर मैं अपने कोई विचार नेता रख रहा उत्तर प्रदेश हूं। में? दूसरी बात, अभी जो बीच में गड्ढा भर जो नहीं एक पाए, अंदेशा जताया जा रहा था, विकास कर बार नहीं बार एक पाए, आवाज उठ रही किसी थी, तरीके ए का टीम, बी डेवलपमेंट टीम, सी कर नहीं टीम, पाए। कि जो कुछ मैं भी बोल रहा हूं, दो चार किसी बोल रहे हैं। योजनाएं वो सेंट्रल की योजनाओं को लेकर ढका भाई साहब बजा सुन रहे हैं। लीजिए, मनोज जी पूर्व की सुन सरकार लीजिए, के द्वारा किए आप गए बहुत काम वरिष्ठ कहीं प्रवक्ता है, मुझे ढिंढोरा पता पीट रहे है। हैं। सुन लीजिए, मेरे को भी बोलने पूर्वांचल दीजिए। एक्सप्रेस में हमने बनाया। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये बातें ऐसा नहीं होता। अभी आपकी सबकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, समाजवादी पार्टी की अलग, कांग्रेस की अलग, भाजपा की अलग, बसपा की अलग, तो इसी तरह से कोई ए टीम, बी टीम नहीं होता। मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि उस पर भी हमने चर्चा करी है, जैसे अखिलेश यादव ने बोला कि अब बसपा जो है बी टीम बन गई है भाजपा की, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। विपिन जी, मनोज जी वापस रुक करेंगे, आपका एक एक करके बोलिएगा। फिलहाल राकेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। इस तरह की स्थिति में हुए हैं। राकेश जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से उपचुनाव होते हैं, तो मैंने पहले भी कहा, उपचुनाव के अंदर सत्ता में जो बैठी हुई पार्टी है वो भी उतना जोर, उतना परिश्रम नहीं करती जितना कि विधानसभा के मेन चुनाव में किया जाता है। और जो विपक्ष के दल होते हैं वो भी उस चुनाव को लड़ते तो हैं, ताकत भी पूरी झोंकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि उपचुनाव का जो परिणाम है वो मेन विधानसभा या लोकसभा के चुनावों के अंदर नहीं आ पाता, क्योंकि इसका बहुत बड़ा एक कारण है, क्योंकि कोई मैनिफेस्टो नहीं है, किसी तरीके की बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से ना किसी भी एक सेंटर पॉइंट के अंदर एक मुद्दा बनाकर इन चुनावों को लड़ा जाता है। उदाहरणतः आप देखें कि यूपी के अंदर जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे तो उनका परिणाम क्या था, और जब दोबारा लोकसभा चुनाव हुए तो उनका परिणाम क्या है। अगर आप बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर अभी चुनाव चल रहे हैं, लेकिन उपचुनाव के अंदर तेजस्वी यादव की पार्टी ने बहुत अच्छी सीटें जीत ली थी, लेकिन अब मेन चुनाव है, परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। इसी तरीके से जो उपचुनाव है और जो मेन चुनाव है उनके अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। उसमें एक सेंट्रल टीम, पूरी की पूरी पार्टी की शक्तियां, सभी कार्यकर्ता और एक माहौल वो चुनाव का होता है। तो अभी सभी प्रवक्ताओं का जो किसी भी राजनीतिक दल से हो उनको अपनी विजय जी के पास, संजीव जी के पास में बहुत वक्त नहीं है, एक मिनट और, कि उनको अपनी पार्टी के महत्व को आगे रखना होता है। हर एक पार्टी प्रवक्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो पैनल पे अपनी पार्टी को विजयी दिखाएं, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। तो इसलिए हमें किसी भी पैनलिस्ट की बात को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि नहीं कि ये गलत कह रहे हैं, सही, क्योंकि पैनलिस्ट का काम है कि वो अपनी पार्टी को रखें। ठीक है संजीव जी, चूंकि चुनौतियां आप लोगों के सामने भी कही थी, पिछले कई दिनों में आपराधिक कई ऐसी वारदातें हुई जिसने विपक्ष को एक मौका दिया आपको घेरने का, कोरोना काल के बीच में चुनाव हो रहा है, ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है और एक बड़ी परीक्षा भी है कि जनता की उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरे। देखिए, अब चुनाव हो गया, जो उपचुनाव था वो हो गया है, लेकिन मैं फिर भी स्पष्ट करूंगा कि जिस तरीके से विपक्ष ने भूमिका निभाई, चाहे वो हाथरस वाला मैटर हो और चाहे वो बत्ती वाला मैटर, दोनों का ही जिस तरीके से कांग्रेस को अगर देखिए आप, तो कांग्रेस के युवराज दो बार वहां जा रहे थे, कैसे कार के ऊपर अपना फोटो खिंचा रहे थे, हजारों लोगों को लेके जा रहे थे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने और उनकी सिस्टर ने जो गाड़ी चलाई और हंसते हुए जिस तरीके की बातचीत की, वो सबने वीडियो देखे। अब क्यों रही वो दूसरी जगह क्यों रही है, तो ये परिस्थिति में लगता है, जनता समझ रही है विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका निभाई है इस बीच में,
अब दूसरी तरफ देखिए, आलू प्याज और टमाटर के दाम जैसे ही बढ़े, मुख्यमंत्री योगी जी ने एकदम से स्टेप लिया। पहले तो आलू और प्याज और टमाटर को बंटवारे का काम किया, पराग दूध के माध्यम से बांट रहे। और दूसरी चीज ये कि जो जमाखोर थे उन पर नकेल कसी जा रही। मैं सोचता हूँ आज ही शाम की खबर है मेरे पास कि 3-4 बड़े जो उद्योगपति हैं जिन्होंने आलू और प्याज का भंडारण कर रखा था उनको वो किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि जनता जिस तरीके से, अगर जनता को जरा भी कहीं समस्या है, हाँ। अब विपक्ष को इस तरीके की भूमिका करनी चाहिए थी, आलू और प्याज टमाटर पे कुछ करना चाहिए था। जनता सोचती कि हाँ ये दल हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हाँ। लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हाँ। और योगी जी जिस तरीके से स्टेप ले रहे हैं उसका इनके पास मुद्दे नहीं बचते, तो ये मुद्दा विहीन विपक्ष है, अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। और 2022 में मुझे लगता है कि कई दल इसमें से समाप्ति की कगार है। लेकिन संजीव जी, विपक्ष तो ये भी कह रहा था चुनाव से पहले भी, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ, लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा था कि साहब मामला बहुत टाइट है उपचुनाव में, इसलिए मुख्यमंत्री तक को उतरना पड़ रहा है। उप मुख्यमंत्री मैदान में है, प्रदेश अध्यक्ष मैदान में है। अच्छा चलिए, अच्छा है। ये तो हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल का कार्यकर्ता से लेकर के प्रधानमंत्री तक उठते मैदान, हाँ। क्योंकि बिहार का इलेक्शन था और अगर यही स्थिति है, हाँ। तो मुझे लगता है कि इनके चूंकि नेता कमरे में बैठ के ट्वीट करने वाले नेता हैं, ये तो कहीं जाते रहिए, तो इसलिए इनको लगता है कि मुख्यमंत्री अगर आ गए, अरे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों नहीं जाएंगे? ठीक है, अभिषेक आप कुछ कह रहे थे, फिर उसके बाद मनोज जी आपके पास। अच्छा संजीव जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव में उतर के आ पा रहे हैं, लेकिन पीड़िता से मिलने के लिए एक बार भी नहीं जा पाते हैं। किस तरीके से पार्टी की हालत पेट्रोल की मार में और मैं समझता हूँ 22 में भी देखना चाहते हैं, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, उसी की मार भारतीय जनता पार्टी जो आलू प्याज की महंगा होता है एक जगह से दूसरी जगह उसी के माध्यम से जाता है। काम हो रहे हैं। अरे जनता को बरगलाना बंद कीजिए संजीव जी, आपके ही लोग। विपक्ष नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, और इसीलिए जैसे कोरोना जैसी महामारी जहाँ पाकिस्तान की भाषा, जहाँ चाइना की भाषा हो रही थी, वहीं हमारा विपक्ष भी कल जब हम लॉकडाउन कर रहे थे तो भी विरोध कर रहा था। क्या मतलब है? और जब हम लॉकडाउन को खोल रहे थे तो भी विरोध कर रहा था, जबकि पूरा विश्व मान रहा है कि जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी ने देश में लॉकडाउन किया और उसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खोला, ये ऐतिहासिक चीज। और आज इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरीके से इस महामारी की वजह से लाशें बिजली थी वो नहीं हुआ, और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आज भी सुरक्षित है। ठीक है अभिषेक जी, संजीव जी, ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता किसको सराहेगी और किसने कितने वोट हासिल किए हैं। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपने बात करी कि उपचुनावों के आधार पर हम कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि असल जो चुनाव जब होंगे राज्य में विधानसभा के, तो उसका क्या उसी के आधार पे आप अपना फैसला तय करते हैं। उसी तरह से आप ज्यादा दूर नहीं जाते, अब 2000 की बात कर लेते हैं। 2000 में जब बिहार में विधानसभा में चुनाव हुए थे तो 62% वोटर टर्नआउट हुआ, और एंटी इनकम्बेंसी जो बोलते हैं तो वो 46% हुआ 2005 में, और एक बिल्कुल लालू के खिलाफ वोट था जनता का। लेकिन तब भी देखिए आप वोटर टर्नआउट कम था, तो आप एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं कह सकते कि एंटी इनकम्बेंसी का मतलब कि एक सत्ता पक्ष के खिलाफ जब वोट डालेंगे तो भारी तादाद में ही लोग निकलेंगे, तभी आप समझेंगे कि ये खिलाफ जा रहा है सत्ता पक्ष के। तो इसी तरह से कोई ऐसे मापदंड नहीं है, कभी भी आपके समीकरण बदल सकते हैं। और अभी बहरहाल मुद्दा यह है कि जहां पर भले ही आप जो हिंदी हार्ट बेल्ट हुए दोनों बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां पर एक निश्चित बात है कि लोगों में जन जागृति आई है। क्योंकि आपने कोरोना की बात करी कि क्या क्या पुख्ता इंतजाम करे थे, मैं उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जो कोरोना संक्रमित मरीज भी थे उनके लिए भी व्यवस्था करी गई थी। और हमने यहाँ पर खुद दृश्य भी देखे जहां पर महिलाएं जो बहुत आयु की थी वो भी जब बढ़ चढ़ के इस लोकतंत्र के महापर्व में जब अपने हिस्सेदारी निभाई तो अपने आप बहुत काबिले तारीफ। मनोज जी मैं आया, संजीव जी कुछ कह रहे हैं। संजीव जी मैं आया, मनोज जी आपके पास आ रहा हूं, पूरा टाइम दूंगा। संजीव जी आप कुछ कह रहे हैं? देखिए 10 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आना है, हाँ। 10 तारीख तक और संयम रखिए, ठीक है। साथ की सातों सीटें जब भारतीय जनता पार्टी के पास आ जाएगी, हाँ। तो बिल्कुल वही सेम स्थिति होगी जिस तरीके 2019 में हुआ। ये गठबंधन सपा और बसपा का कह रहा था कि हम 70 सीटें, 74 सीटें, 75 सारी सीटें आ जाएंगी, और 80 में क्या स्थिति हुई ये सबने देखा है। चलिए 10 को तस्वीर साफ होगी। मनोज जी आप कुछ कह रहे हैं? लगता है 10 तारीख को रिजल्ट आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी होगा और साफ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अरे हो गई। एक नया ट्रेंड चला, नया दौर चला है राजनीति में, और इस राजनीति में इस दौर में
इस ट्रेंड का स्वागत किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। और ये तरीके से बात कही जा रही है, बीजेपी लगातार देखिए क्या कर रही है, अपने काम की बात नहीं कर रही, अपने जिस तरीके से 3.5-4 साल बिता उसकी बात कर रही है। विपक्ष समाजवादी पार्टी, ये कांग्रेस, वो ये कहने का ये मतलब है, ये क्या कातिलाना हरकत करके जनता के प्रति जो जवाबदेही है, जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के बीच में जो भ्रष्टाचार आपकी सरकार कर रही है, जो महंगाई है, जो तमाम हत्याएं हो रही है, रेप हो रहे हैं और किसानों की अनदेखी हो रही, उन सारे मुद्दों को किनारे कर दिया जाता। पत्रकार, विश्लेषक सब कह रहे हैं कोरोना काल में वोट डालने के लिए एक नया सिस्टम बनाया गया। अरे क्या आप पूछ सकते हो सरकार से इस बात को कि साहब किसानों का दाम जो निर्धारित किया गया है, मूल्य एमएसपी से नीचे क्यों खरीदा जा रहा है? जब सरकार से सवाल पूछने की जगह विपक्ष को आईना दिखाने लगोगे तो लोकतंत्र तुम्हारा लंगड़ा हो जाएगा और संवैधानिक अधिकार जो है वो खत्म हो जाएंगे, फिर आप गुलामी की तरफ जा रहे हो। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं बीजेपी की इस तासिर हरकत से बचे, सरकार से सवाल पूछे, सरकार मेरी हो, कांग्रेस की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो, किसी की भी सरकार हो, अगर सरकार से सवाल पूछना बंद कर दोगे तो देश को गुलामी की जंजीरों में आप निश्चित तौर पर पकड़ने का पूरा श्रेय आप ही लोगों को जाएगा। ठीक है मनोज जी, मैं राकेश जी का रुख करना चाहूंगी। राकेश जी, जैसे कि आपने शुरुआत में कहा था कि विकल्प की हम बात बार बार कर रहे हैं, जो विकल्प नहीं है उसकी बात का जिक्र हो रहा है, लेकिन जब खींचतान चल रही है सत्ता पक्ष के बीच और विपक्ष के बीच कि आखिर कौन बेहतर है, और जाहिर तौर पर बीजेपी को कहीं ना कहीं कोई नुकसान ज्यादा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, जब हम इसकी बात करते हैं तो ऐसे में आगे आने वाले वक्त में क्या देखा जाए कि जनता किसे चुनेगी? देखिए, आपने ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक ऐसा प्रश्न पूछा है जो आज की राजनीति में एक मुख्य प्रश्न बनता जा रहा है। जो विकल्प नहीं है, इसका स्पष्ट और सीधा उत्तर ये है कि इस दुनिया में और राजनीति के अंदर हर एक चीज का विकल्प। आप ये देखें कि कोई भी प्रदेश हो, किसी भी प्रदेश के बढ़िया से बढ़िया और सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हो, भारत के अंदर बहुत प्रधानमंत्री रहे, कई बार ऐसे मोड़ आए, कई बार ऐसी स्टेज आई कि कहा गया कि इसका कोई विकल्प नहीं। तो समय हर एक चीज का विकल्प देता है, लेकिन उस चीज में थोड़ा समय लगता है। आज के समय में विकल्प नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्रदेश के अंदर विकल्प कभी भी आएगा नहीं या राष्ट्र के अंदर वो विकल्प नहीं आएगा। लेकिन ये बात सच है कि आज के समय में अगर हम आज की राजनीति की पृष्ठभूमि को देखें तो कहीं ना कहीं विकल्प नहीं है। लेकिन ऐसा ही कहा गया था, चाहे वो किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, कि इसमें विकल्प क्या होगा, लेकिन उस विकल्प में कोई ना कोई आए। अब आप देखें, दिल्ली का ही मुद्दा ले लें कि विकल्प पहले श्रीमती जो शीला दीक्षित है, स्वर्गीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आज के समय में वो नहीं रही, लेकिन दिल्ली के एक नए मुख्यमंत्री आ गए। इसी प्रकार से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जब हुड्डा सरकार चलती थी तो उनका कोई विकल्प नहीं था, लेकिन आज खट्टर सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो अब योगी जी के सामने अभी कोई विकल्प नहीं है। तो ये विकल्प आना और ना आना राजनीति में ये समय के ऊपर निर्भर करता है। जब समय आता है तो अपने आप ही एक नया चेहरा आता है, नया विकल्प बनता है। और एक मैं आपको उदाहरण दूंगा, किस तरीके से बिहार के अंदर नीतीश के सामने कोई एनडीए के साथ सरकार बनी, लेकिन जब एनडीए का उन्होंने दामन छोड़ा था तो लालू और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बना के एक नया विकल्प बना दिया। लोकसभा चुनाव के अंदर क्या कभी किसी ने सोचा था कि सपा बसपा एक मंच पे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे? एक नया विकल्प बना दिया। तो राजनीति की परिभाषा ही यही है, नए विकल्पों को देना, नए विकल्पों का आविष्कार करना ही एक आजकल की राजनीति बन चुकी है। बिल्कुल, और ना यहाँ पे कोई हमेशा के लिए दुश्मन है, ना ही कोई हमेशा के लिए दोस्त है, हमेशा के लिए दोस्त। ये भी हमने कई समीकरण देखे। विपिन, आपसे समझना चाहेंगे अब तस्वीर क्या उभर के आती है, क्योंकि विपक्ष के नजरों से अगर देखें, उस चश्मे से देखें तो कई खामियां नजर आती हैं प्रदेश में। सरकार ये कह रही है कि हमने काम किया है, विकास किया है, और उसके नाम पे जनता हमें चुनेगी। जी देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन के समय और उसके बाद जब अनलॉक करना शुरू करा लॉकडाउन को, तो एक नारा दिया गया
और प्रधानमंत्री ने बोला कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देशवासी सब आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी अपनाएं। मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा एक बात कि आत्मनिर्भर के साथ आत्ममंथन भी करना पड़ेगा। हाँ। कि कुछ राजनीतिक दल, देखिए कोई ना कोई तो कारण होता है कि जनता से जब आप दूर जाते हैं तो एक तरफ जब हम बात करते हैं कि विकल्प का अभाव है, इस कारण कोई दूसरा चेहरा समझ नहीं आता लोगों को, इस कारण वो मजबूरन एक राजनीतिक दल या सत्ता पक्ष को वोट डालते रहते हैं। तो यहां आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। जैसे कहते भी है, डर के आगे जीत है और हार के बाद जीत है, हर रात की एक सुबह है। तो उसी तरह से यह आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, खास तौर पे उन राजनीतिक दलों को जो जनता से दूर जा रही हैं, कि क्या कारण है, कि विचारधारा में कोई कमी है, कि क्या कारण है कि जनता के मुद्दों को वो उठा नहीं पा रही है। तो ये तो मैं एक ये तो कोई भी इसमें आपको राजनीतिक विश्लेषक होने की आवश्यकता नहीं है। वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मैं 10 सेकंड आपको मनोज जी देता हूं, आप बहुत जल्दी से बोलिएगा, वक्त बहुत कम है। हमारे विश्लेषक महोदय ने बड़े अच्छा सवाल उठाया कि आखिर क्या कारण है इस तरह की आज दूसरा विकल्प नहीं तैयार हो रहा है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकारों ने सत्ता से सवाल पूछना बंद कर दिया है, इसलिए दूसरा विकल्प नहीं तैयार होता है। और जब विपक्ष कोई आवाज उठाता है तो उसको आप नगण्य लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। चलिए होना चाहिए मजबूत विपक्ष, मजबूत होना चाहिए, जवाब पूछने चाहिए। साफ होगी कि जनता किसके साथ गई, किसके खिलाफ गई। बहुत शुक्रिया अभिषेक वाजपेयी, मनोज यादव, संजीव मिश्रा, विपिन शर्मा, राकेश कुमार, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो अब 10 तारीख को तस्वीर साफ होगी जिस दिन नतीजे आएंगे। अभी चूंकि उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है।